हेलो गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व। इस वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व का जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कर देंगे। देन एक छोटी सी वीडियो और लाएंगे जिसमें हम कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से जो भी हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेगा तो उसमें हम वो टॉपिक्स कवर कर लेंगे। सो आज हम डिस्कस करते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेंटेड बाय classical economist Edgeworth, but he used it only to show the possibilities of exchange between two persons and not to explain consumers demand. अब एजवर्थ ने पहले इन्वेंट करा। एजवर्थ कौन था? ये था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे कौन? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट वो इकोनॉमिस्ट थे जिनका मानना था मार्केट जो है वो रेगुलेट करनी चाहिए बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी के इंटरवेंशन के। जैसे लेसिस फेयर मार्केट होनी चाहिए, सेल्फ रेगुलेटिंग मार्केट होनी चाहिए। ये मानना था कि इनका क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में हमारे टॉप में पे आते हैं हमारे एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो हैं वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं। तो ये आते हैं हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में। देन बाद में हम ये करेंगे कंज्यूमर डिमांड, क्योंकि पहले जो इन्वेंट करा था वो पर्सन्स के पर्सपेक्टिव से करा था, लेकिन अब बाद में जो हिक्स एंड एलन ने री इंट्रोड्यूस करा इंडिफरेंस कर्व को, तो उन्होंने कंज्यूमर्स की डिमांड के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करा। तो अब ये कंज्यूमर होते कौन है, इनका भी पता कर लें कि ये कंज्यूमर होते कौन है। अगर हम सिंपल इसमें वर्ड्स में कहें, कंज्यूमर इज़ अ पर्सन हु मेक्स सम परचेजेस टू फुलफिल हिज वांट्स। कंज्यूमर वो है जो कोई चीज़ खरीदता है या कुछ खर्चा करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए, उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। अच्छा, टू इंग्लिश इकोनॉमिस्ट जो थे जे.आर. हिक्स एंड R.G. एलन। इनका जो पेपर था वो था रिकॉन्सिडरेशन ऑफ थियरी ऑफ वैल्यू। इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा किसको? इसमें क्रिटिसाइज़ करा इन्होंने मार्शल को। मार्शल भी इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने मार्शल ने क्या करा था कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है कार्डिनल बेसिस पे मेजर करी थी। अब कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, पहले तो हम बताएंगे कि ये यूटिलिटी होता क्या है। तो यूटिलिटी अगर लेमैन की लैंग्वेज में बोलेंगे कि ये होता है कि कोई चीज़ जो इंसान की ख्वाहिश पूरी कर ले। जैसे, या अगर हम दूसरे अल्फाजों में कहें कि पावर होती है किसी कमोडिटी की दैट सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट्स। पावर ऑफ अ कमोडिटी दैट सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट्स। तो अब कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है, जो मार्शल ने बोला था कि यूटिलिटी जो है कार्डिनल बेसिस पे, उसने एक्सप्लेन करा था उसको पहले। जैसे हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गोजन्स फर्स्ट लॉ, गोजन्स सेकंड लॉ, उन लॉज को बोलते हैं। वो हम बाद में करेंगे, छोटी सी वीडियो आएगी उसमें हम उनको भी डिस्कस करेंगे। देन कार्डिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स की। कौन सी टर्म्स में? क्वांटिटेटिव टर्म्स में। सपोज अगर हमने एक एप्पल लिया तो वो हमें कितनी यूटिलिटी दे रहा है? 5 यूटिल्स। तो यूटिल्स क्या है? यूटिलिटी को हम यूटिल्स की टर्म में मेजर करते हैं। किसकी टर्म में? ये यूटिल्स की। लेकिन इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मार्शल को। बाद में इन 1939 में हिक्स रिप्रोड्यूस द इंडिफरेंस कर्व थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड
in his book वैल्यू एंड कैपिटल, जिसमें इन्होंने अब इंडिफरेंस को किसके बेसिस पे एक्सप्लेन करा, कंज्यूमर बिहेवियर के, इसमें इसने करा कि ऑर्डिनल यूटिलिटी पे। और भी ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होती है, इन्होंने करा पहले जो था जो वो क्वांटिटी बेसिस पे था, इन्होंने कर दिया क्वालिटी बेसिस पे। अब यूटिलिटी जो है वो क्वालिटी बेसिस पे मेजर करने लगे, कौन, हिक्स एंड एलन। कैसे, अब बताएंगे हमें क्वालिटेटिव बेसिस पे कैसे। सपोज अगर हम एक बनाना लेते थे एंड बाद में हम एप्पल लेंगे, एक एप्पल ले लेंगे, तो हम कंपेयर कर, हम रैंक करेंगे। रैंक कैसे देंगे हम, कि हमें बनाना से कम यूटिलिटी मिली और एप्पल से ज़्यादा यूटिलिटी मिली, ऐसे हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करके रैंक दे देंगे। तो वो हो गया किस में, हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी में। देन इसकी कुछ एजम्पशंस हैं जो हम डिफरेंस कर की कुछ एजम्पशंस भी हैं। जैसे कंज्यूमर जो है, पहली एजम्पशन है कंज्यूमर क्या है, वो रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर कौन होता है, हम लोग, कि हम हर टाइम अपनी सेटिस्फेक्शन के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं कि हमें कब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, वो हो गए रैशनल कंज्यूमर। देन सेकंड आ गया प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर आर ट्रांजिटिव। तो प्रेफरेंसेस ऑफ ट्रांजिटिव प्रेफरेंसेस कौन से होते हैं, सपोज एक पर्सन है, उसने ए टू बी प्रेफर किया, पहले ए पे था, फिर उसने प्रेफर करा बी पे जाना, देन उसने प्रेफर करा बी से सी से। जैसे हम ऐसे बोलेंगे कि उसने ए टू बी जाना प्रेफर करा, फिर बी से सी, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, तो उसने वो ए से सी जाना प्रेफर करेगा। मतलब पहले उसने क्या किया, ए टू बी प्रेफर करा, फिर बी टू सी करा, एंड हम ये कह सकते हैं कि वो ए टू सी भी प्रेफर करेगा। यह होगी ट्रांजिटिव प्रेफरेंसेस। उसके बाद आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होता है कि इसको हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझ लो कि अगर हम कोई एडिशनल चीज़ के लिए हम किसी और चीज़ का सेक्रीफाइस करते हैं तो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। चौथी एजम्पशन जो है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। अब मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस कौन से प्रेफरेंसेस होते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वो होते हैं जब कंजप्शन ऑफ मोर गुड्स मीन्स मोर सेटिस्फेक्शन। जब कोई पर्सन जो है ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है कोई चीज़ें, देन उसको सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिल रही है। कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल दे रखी है नीचे, यहाँ से समझ लेते हैं। इसमें हमारा ए पार्ट जो है जहाँ से हमें 20x एंड 20y मिल रहे हैं, और बी पार्ट में हमें 20x एंड 25y मिल रहे हैं। ए पार्ट में हमें 20x मिल रहा है, 20y मिल रहा है, लेकिन सेम बी पार्ट में हमें वही 20 मिल रहे हैं, लेकिन y कितने मिल रहे हैं, 5 एडिशनल मिल रहे हैं, मतलब 25 मिल रहे हैं। तो कंज्यूमर, एक रैशनल कंज्यूमर जो है वो क्या करेगा, वो इसको कंज्यूम करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें उसको 5 एडिशनल यूनिट मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, 5 एडिशनल यूनिट मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। इसमें क्या बोला कि मोर कंजम्पशन एंड मोर सेटिस्फेक्शन। अब आते हैं हम इंडिफरेंस कर्व पे। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, जो दिया किसने था, जो दिया है हमारे, अभी हमने बोला हिक्स एंड एलन ने। कब दिया, 1939 में। अब इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इंडिफरेंस कर्व जो होता है ये बेस है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की डिमांड पे, which represents all those combinations of goods which give same level of satisfaction to the consumer.
since all the combinations on the indifference curve give equal satisfaction to the consumer, he will be indifferent between them. That is, it will not matter to him which one he gets. अगर हम सरल भाषा में इसको बोलें, हम ये बोल रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है, इंडिफरेंस रिप्रेजेंट करता है ऑल दोज कॉम्बिनेशंस, जितने भी कॉम्बिनेशन। पहले हम सीधे ऐसे कहें कि जो भी पॉइंट है, सिंपल हम यहाँ समझा लें आपको कि जो भी पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व पे, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। ये जो पॉइंट है हमारे, ये पॉइंट इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं कंज्यूमर को, चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन है, चाहे ये एक्स वाई है, चाहे जेड वाई है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी इन पॉइंट्स पे। किसको? एक कंज्यूमर को। अब हम क्या कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या है? ये लोकस है ऑफ टू कमोडिटीज़ का जो इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है किसको? कंज्यूमर को। चाहे फिर वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले, जैसे हम यहाँ देख लें कि पहले अगर वो ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहा था तो उसको सेम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती थी इस पे। अब अगर वो ये ले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको यहाँ भी वही सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यहाँ भी वही सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई सा भी कॉम्बिनेशन खरीद सकता है। देन जैसे इन अदर वर्ड्स ऑल कॉम्बिनेशंस, अच्छा यहाँ गलती हुई है, कॉम्बिनेशन ये हो गया, ऑफ टू गुड्स लेइंग ऑन कंज्यूमर्स इंडिफरेंस कर्व आर इक्वली डिज़ायरेबल टू आर इक्वली प्रेफर्ड बाई हिम। अब वो हमने पहले ही बोल दिया कि जो इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट्स हैं वो इक्वली प्रेफर्ड है, क्योंकि प्रेफरेंसेस जो हैं कंज्यूमर के इक्वली हैं। क्योंकि इक्वल प्रेफरेंस कैसे? क्योंकि ईच पॉइंट जो है इंडिफरेंस कर्व पे वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अब हम इसको समझेंगे ज़रा शेड्यूल से। इंडिफरेंस कर्व का जो शेड्यूल है उस पर, जैसे हमारा पहला कॉम्बिनेशन है उसमें क्या है, हमें गुड एक्स गुड कितना मिल रहा है हमारा 1, एंड गुड वाई कितना है 12। और दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा, जब दूसरे कॉम्बिनेशन पे आते हैं तो हमने यहाँ क्या किया, एक एडिशनल यूनिट लाए हमने किस में? गुड एक्स में। हम 2 हो गए, लेकिन यहाँ से हमने सेक्रीफाइस कितने करे? 4। ये हो गया हमारा मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर जब हमने एक और एडिशनल यूनिट लाया किसमें? एक्स में, तो यहाँ से हमने कितने सेक्रीफाइस करे? 3। तो ये इस टेबल में आप अब समझ आया होगा आपको कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। जैसे ऊपर वाला शेड्यूल जो हम अगर डायग्राम में प्लॉट कर दें तो हम देखेंगे यहाँ कि जब हमारे पास x का कितने यूनिट थे? x का 1 यूनिट था, तो हमारा y के कितने थे? 12 यूनिट थे। जैसे हमने x का 1 यूनिट बढ़ाया, हम 2 पे आए, तो हमारे यहाँ से कितने कम हुए? 4 यूनिट कम हुए। जैसे हमने फिर x का बढ़ाया, y का फिर कम हो गया, x का फिर बढ़ाया, y का फिर कम हो गया। बट ये जो पॉइंट हैं यहाँ पे कंज्यूमर को जो है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो इस पॉइंट पे ले या चाहे वो इस पॉइंट। देन हम आते हैं अब इंडिफरेंस मैप पे। इंडिफरेंस मैप क्या है? ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन of consumers' tastes and preferences can be represented by an indifference map which consists of a set of indifference curve। हमसे देखिए इंडिफरेंस मैप क्या है कि जिसमें अलग अलग इंडिफरेंस कर्व दिए हैं। इन अदर वर्ड्स, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ए हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देन लोअर इंडिफरेंस कर्व,
क्योंकि हमने बोला था कि इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी का यूज़ करते हैं, जिसमें हम रैंक के हिसाब से यूटिलिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी. हमने पहले डिस्कस कर दिया है. अकॉर्डिंग टू विच द कंज्यूमर इज एबल टू स्टेट ओनली द क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन हिज वेरियस लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व मैप. इंडिफरेंस कर्व मैप यहाँ हम देखेंगे. देखो, अगर हम फर्स्ट वाले इंडिफरेंस कर्व पे इस पे, तो हमें इतना मिल रहा है, हम y का इतना ले रहे हैं और x का इस पॉइंट पे. अगर हम दूसरे इंडिफरेंस कर्व तीसरे पे जाएंगे तो ऐसे, अगर चौथे पे जाएंगे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती जाएगी, एंड लास्ट पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. देन ये हो गया हमारा इंडिफरेंस मैप. उसके बाद हम अब आते हैं हमारा किस पे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे. मैंने आपको बोला था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे. ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसमें हम पढ़ेंगे कि होता इन दिस प्रोसेस दिस ही मतलब कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट्स वन कमोडिटी फॉर अनदर इन सच अ वे दैट हिज इनकम बजट इज़ नॉट डिस्टर्ब. वो हमने पहले ही बोला था कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के लिए एक्सचेंज किया जाता है, लेकिन इस तरह से उसको एक्सचेंज किया जाता है कि उसकी इनकम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. किसकी? एक कंज्यूमर की. यहाँ में ही लगा है, ही लिखा है, लेकिन ये ही किसके लिए है? कंज्यूमर के लिए. द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सिंपल है कि जैसे हमने देखा था, ये देखो फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ से पूरा समझ आएगा कि चेंज इन वाई मतलब वाई कमोडिटी में कितनी चेंज आती है और चेंज इन एक्स की इसमें एक्स की से. जैसे हम अगर एक्स का एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, +1 कर रहे हैं, तो वाई में कितने माइनस होते हैं. अगर हम y में +1 कर रहे हैं तो x में कितने माइनस होंगे. मतलब एक एडिशनल के लिए हमें कितने सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं x के या y के, वो हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है. अब इसको हम डायग्राम में भी देखेंगे. नीचे ये देखो डायग्राम, ये डायग्राम इसकी यहाँ अच्छे से समझ आ सकता है. जैसे देखो, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है. अब पहले तो हम वाई कमोडिटी जो है बी पॉइंट पे ले रहे थे और ये जो है एक्स इस पॉइंट पे था. अगर हमने एक्स इस पॉइंट पे कंजप्शन करनी है, मतलब हमें एक्स कमोडिटी जो है इस पॉइंट पे कंज्यूम करनी है, तो हमें यहाँ से वाई से कितना कम करना पड़ेगा. ये हो गए हमारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं हम. कौन सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं? चेंज इन वाई. ये यहाँ पे देखो चेंज इन वाई कितना, ए बी. एक मिनट में ज़रा इसको क्लियर कर दूँ. देखो चेंज इन वाई इज इक्वल टू ए बी. ये आगे चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स. एक्स में कितनी चेंज आई? ये. इसका मतलब है कि हमें अगर एडिशनल एक्स यूज़ करना है तो हमें वाई से कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो इसको क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो हम इंडिफरेंस कर्व की स्लोप को भी हम किससे मेजर करते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को. ये स्लोप है, स्लोप को हम ऐसे मेजर कर सकते हैं. ये हो गया हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब करते हैं हम प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ किसकी? इंडिफरेंस कर्व की. इंडिफरेंस कर्व की पहली प्रॉपर्टी जो है वह है इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कहाँ से होती है, क्या कैसी स्लोप होती है इसको? इसकी ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड. और डाउनवर्ड क्यों होती है? अभी तक पढ़ रहे थे हम कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये डाउनवर्ड स्लोप होती है इसकी. किसकी वजह से? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एक प्रॉपर्टी आ गई ये. देन
दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी कि इंडिफरेंस कर्व क्या है। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है। क्या है? कन्वेक्स टू ओरिजिन। कन्वेक्स टू ओरिजिन ये आ गया हमारा कन्वेक्स टू ओरिजिन। अगर ऐसे होता तो हमारा क्या हो जाना था? कनकेव टू ओरिजिन। बट कनकेव टू ओरिजिन हमारा कौन सा होता है? ये होता है हमारा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो हमारा कनकेव होता है। उसमें क्या होता है कि हमारा कनकेव वाली स्लोप जो है पीपीसी में कैसे मेजर करते हैं हम उसको करते हैं हम MRTS, MRT से। किस में? बट पीपीसी में। किस में? पीपीसी में। सो दूसरी प्रॉपर्टी जो है इंडिफरेंस कर्व की वो है कन्वेक्स टू ओरिजिन। तीसरी प्रॉपर्टी आई हमारी इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मेन प्रॉपर्टी है ये। अच्छा, अगर पहले एक सपोज इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट हो गए, इंडिफरेंस कर्व 0 और इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट इंटरसेक्ट हुए पॉइंट ए पे, देन हमने पहले बोला है कि इंडिफरेंस कर्व जो होता है उस पर जो भी पॉइंट होता है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। इट मीन्स यहाँ भी यहाँ की इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है एक कंज्यूमर को, यहाँ भी इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब क्या हुआ, अगर वो इंटरसेक्ट करता है तो कितने टाइप की ये मिल रही? ये जो है ये करो IC0, इस पॉइंट पे उसको कम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, इस पॉइंट पे उसको क्या मिल रही है? ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और IC1 जो है वो इस पॉइंट पे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है और इस पॉइंट पे कम। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं हो सकते। फिर चौथी प्रॉपर्टी जो है इंडिफरेंस कर्व की वो यही है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ फिर देखते हैं, जैसे इंडिफरेंस कर्व एक हमारा इंडिफरेंस का IC0 ये है तो IC1 ये है। सपोज पहले हम इस ए पॉइंट पे कंजप्शन करते थे, x का इतना करते x0 और y का y0। इंडिफरेंस का वो क्या हो गया? बढ़ गया। तो हमें कहाँ अब b पे कंज्यूम कर रहे हैं, x का क्या है? x1 हो गया और y का y0। लेकिन पहले क्या होता था कि अगर हम इस पे करते इंडिफरेंस कर्व जो हमारा 0 वाला है इनिशियल वाला, तो हमें क्या करना था? हम अगर यहाँ आते तो हमें यहाँ से कम करना पड़ता था, y से सेक्रीफाइस करना पड़ता था इसके एडिशन के लिए। तो अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि हायर इंडिफरेंस कर्व जो है गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें वो है इंडिफरेंस कर्व फॉर परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स एंड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में। पहले हम कहेंगे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स कौन कौन से होते हैं। जैसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के लिए हम कहेंगे कि हम पहले इसका करते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में हम कहेंगे टी एंड कॉफ़ी। पहली एग्जांपल आएगी हमारे टी एंड कॉफ़ी। दूसरी एग्जांपल हम देंगे डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा। ये हमारे क्या हैं? सब्स्टिट्यूट्स हैं। अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि अगर एक की डिमांड सपोज टी की प्राइस जो है वो बढ़ गई, तो कॉफ़ी की डिमांड जो हो क्या होगी? वो भी बढ़ेगी। क्योंकि इनका जो होता है वो डिमांड, अगर इसकी प्राइस बढ़ी इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए यहाँ देखो हम इंडिफरेंस कर्व के इससे देखेंगे। गुड एक्स हम क्या लेते हैं? ये टी लेते हैं। गुड वाई क्या लेते हैं? कॉफ़ी लेते हैं।
तो अगर हम इस पॉइंट पे हैं तो यहाँ पे x और y को तो इतना ले रहे हैं, अगर हमें क्या हो, इसकी प्राइस बढ़ गई तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सेम आ गया हमारा किसके लिए, परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स। और परफेक्ट कम्प्लीमेंट की एग्जांपल जो हमारे परफेक्ट कम्प्लीमेंट की एग्जांपल कौन सी हमारी, कार एंड पेट्रोल। परफेक्ट कम्प्लीमेंट की एग्जांपल जो है वो कार एंड पेट्रोल है। इसमें परफेक्ट कम्प्लीमेंट में जो है क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी जो है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ज़ीरो नहीं, नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। जिसमें देखो हम यहाँ अगर एक की प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, तो दूसरे की डिमांड घटेगी। ये था किसमें हमारे, ये हमारे परफेक्ट कम्प्लीमेंट गुड्स में इंडिफरेंस का आगे। इसमें क्यों कि अगर एक की डिमांड बढ़ी, सपोज देखो हम डायग्राम में समझते हैं, एक की डिमांड बढ़ी तो इसकी क्या होगी, इसकी भी बढ़ेगी। ये देखो सेम प्राइस और डिमांड का। सपोज कि अगर हम कार की लेनी है तो कार की डिमांड क्या है, ज़्यादा है, तो पेट्रोल की क्या होगी, ये कार की प्राइस ज़्यादा है तो पेट्रोल की क्या होगी, पेट्रोल की डिमांड भी कम होगी। अगर कार की प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो पेट्रोल की क्या है, पेट्रोल की भी पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये था आज का टॉपिक, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जहाँ समझ ना आया हो वहाँ कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।